नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यथेष्ट क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग इतिहास के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे। खासतौर से पीसीएस और आदो यादव के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जो इतिहास है, इतिहास में हम लोग प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत तीनों युग के क्वेश्चंस को इसमें सम्मिलित किया गया है। सो आई होप ये पीसीएस और आदो यादव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें है, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पाषाणिक स्थल से मिले हैं? निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक काल से मिले हैं? इसमें आपका ऑप्शन है भीमबेटका की गुफाएं, कुरनूल की गुफा, कोल्डिवा, हुंगी। इन चारों में से ऐसे कौन सी जगह हैं, कौन से स्थल हैं जहां पर राख की साक्ष्य मिले हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? राइट आंसर। कुरनूल गुफा से जो है राख के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनते हैं। मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला विचार क्या है? ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्या है? बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। पहला स्टेटमेंट। सेकंड देखते हैं, इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी थी। जो मछली थी वो क्या थी? भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी थी। थर्ड स्टेटमेंट, गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ये तीन बदलाव हुए थे कब? जब जलवायु परिवर्तन हुआ था। तो ये आपका जो तीनों बदलाव है वो क्या है? सही है। ये तीनों बदलाव क्या है आपके? सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? राइट आंसर। 1, 2, 3 जो है ये तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। क्योंकि जब जलवायु में परिवर्तन हुआ था तो उस समय क्या है कि तापमान में वृद्धि हुई थी, घास भी उगने लगे थे। और इसी काल में हम कह सकते हैं मध्य पाषाण युग में मछली जो है भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी थी तथा गेहूं, जौ और धान जैसे प्राकृतिक अनाज जो है वो प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड आपको दिया गया है, अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? जो अशोक का अभिलेख था जो कांधार से मिला था वो किस लिपि में लिखा गया है? ऑप्शन ए अरामाइक, ब्राह्मी, देवनागरी और तमिल, यूनानी और ब्राह्मी, यूनानी और अरामाइक। इसमें आपको बताना है कि कौन सी लिपि में लिखा गया था। तो जो कांधार से प्राप्त अभिलेख है वो यूनानी और अरामाइक से लिखा गया था। ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर। यूनानी और अरामाइक से लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महागढ़ उत्तर प्रदेश, बुर्ज़होम कश्मीर, हल्लूर आंध्र प्रदेश और पेमपल्ली जो है वो तेलंगाना। इसमें से ये देखना है कि कौन सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कौन सही सुमिलित युग्म नहीं है इस पर हम लोगों को गौर करना है। तो देखो, अगर हम लोग इसमें बात करें तो जो ये महागढ़ है, ठीक है, महागढ़ है और उत्तर प्रदेश, ये आपका क्या है? राइट आंसर। ये आपका क्या है? राइट आंसर। बुर्ज़होम कश्मीर में है, ये भी सही है। हल्लूर आंध्र प्रदेश नहीं, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटक। और पेयमपल्ली जो है वो तेलंगाना में नहीं, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है, ठीक है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। मीन्स थर्ड और फोर्थ यानी ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धम्म के संदर्भ में उसके विचार को निम्नलिखित कीजिए। जो धम्म है, जो धम्मा बौद्ध धर्म से चलाया गया था, तो उसमें जो है उसके कुछ स्टेटमेंट है, उसको देखते हैं हम लोग। पहला है, अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। पहला स्टेटमेंट अशोक का ये मानना था धम्म से कि अगर हम लोग धम्म को फॉलो करेंगे या धम्म को अगर हम लोग एक्सपेंस करेंगे, इसको फैलाएंगे, विस्तार करेंगे इसका, तो इससे क्या होगा कि लोगों पर जो है
दिल जीतना मतलब आसानी से उनके दिल जीत सकते हैं, उनसे जो है इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं। तो पहला ये था। दूसरा ये वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, इसके बदले वो क्या करें, धर्म को फॉलो कर लें, धर्म की अभिवृद्धि में योगदान करें। तो ये दो स्टेटमेंट है और ये दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, राइट है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, राइट है। तो ये आपका ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है आपका, राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कॉम्युनल अवार्ड। कॉम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट घटना चक्र से आया हुआ है। तो कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे। ऑप्शन ए है 78 से 69, ऑप्शन बी 71 से 147, ऑप्शन सी 74 से 79, ऑप्शन डी 65 से 69। इन चारों में आपको बताना है कि कितने स्थान दिए गए थे। तो उस समय जो है ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर। 71 से 147, 71 टू 147 उनको स्थान प्राप्त किया गया था, उनको मतलब दिया गया था उस समय। अब थोड़ी सी इसके बारे में और जान ले कि ये कॉमनल अवार्ड हुआ कब था। ठीक है, कॉमनल अवार्ड जो है ये 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट जो है, ये पूना पैक्ट आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, ये दोनों याद रखना, कॉमनल अवार्ड 1932 में हुआ था और जो पूना पैक्ट है वो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नादिर शाह ने जब भारत में मुगलों के ऊपर आक्रमण किया था, उसे किन क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग मिला था। जो नादिर शाह था, जब वो भारत के मुगलों पर आक्रमण किया था, तो किन क्षेत्रीय शक्तियों ने उसका सहयोग किया था। आपका मराठा, सिख, जाट, इन तीनों में किसका सबसे ज्यादा उसको सहयोग मिला था। तो उसको जो है मराठा का मिला था और सिख का, मतलब उसको जो है मराठा और सिख का, इन दोनों का उनको सबसे ज्यादा सहयोग मिला था नादिर शाह को। तो ये ऑप्शन बी क्या है आपका, राइट आंसर। ये दोनों लोग जो है कहीं ना कहीं नादिर शाह का मदद किए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम आपको लगाना है। इसमें जो है इसको क्रमानुसार सेट करना है। हिंद एवं कुषाण, शक, हिंद पार्थियन, या कुषाण, हिंद पार्थियन, शक, हिंद एवं, या ऑप्शन सी है हिंद एवं, शक, या हिंद पार्थियन, कुषाण। ऑप्शन डी हिंद एवं, हिंद पार्थियन, शक, कुषाण। ये आपको बताना है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो जो ऑप्शन सी है वो क्या है, राइट आंसर। सबसे पहले हिंद एवं आए थे, फिर शक आए थे, फिर हिंद आए थे, हिंद पार्थियन, और उसके बाद में कुषाण। कुछ इस तरह से विदेशी आक्रमणकारियों का ये सही क्रम है, ऑप्शन सी आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। पहला है कि यापनीय जो है जैन धर्म का एक संप्रदाय है। स्टेटमेंट सेकंड है, यापनीय संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर का मिश्रण है। स्टेटमेंट 3, यह श्री कलश द्वारा स्थापित है। तो अगर हम लोग बात करें इसमें, तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों आपके क्या हैं, सही है। ये आपके तीनों क्या है, सही है। इसमें क्या है ना, उपरोक्त सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ये आपका जो है यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है, ये सत्य है। यापनीय श्वेतांबर और दिगंबर का मिश्रण है, ये भी सत्य है। यह श्री कलश द्वारा स्थापित है, ये भी सत्य है। तो यानी ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अभी कथन और कारक का है। तो आपका कथन क्या है, नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे क्योंकि नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। ठीक है, तो ये आपका क्या है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे, तो देखो भाई ये सही है कि नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। ये दोनों सही है। और आज जो है ये का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि उस समय क्या है, कपास भी उपजाया जाने लगा था। तो ये आपका जो है ऑप्शन ये क्या है आपका, राइट आंसर। 11 है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ निम्नलिखित किस दर्जों के निकट स्थित है। जो मेहरगढ़ है वो किस दर्जों के निकट स्थित है। ऑप्शन ए बोलन दर्रा, हैरब दर्रा, गोमल दर्रा और कलकोरम दर्रा। ठीक है, ये आपका जो है 4 ऑप्शन है। मेहरगढ़ इन में से किस दर्जों के निकट स्थित है। तो आपका ऑप्शन ये क्या है, राइट आंसर, बोलन दर्जों के निकट स्थित है मेहरगढ़। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी के
उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं? सीधी सीधी बात, चांदी किस संस्कृति में पाई गई? पहला ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन सी चांदी के आहत सिक्कों में। इन चारों में से किस जगह पर चांदी के साक्ष्य मिले थे? तो अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा संस्कृति में जो है वो चांदी के साक्ष्य मिले थे। हड़प्पा संस्कृति में चांदी के साक्ष्य मिले थे। वो भी कहां कहां पर, अगर हम बात करें कि कहां कहां पर, तो वो जो है एक मिला था जावर में, ठीक है, एक मिला था जावर में और दूसरा मिला था अजमेर, अजमेर साइड में, ठीक है। अब ये दोनों कहाँ, ये दोनों जो है वो राजस्थान में, कहाँ है, ये दोनों राजस्थान में, ठीक है, ये दोनों कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? जो मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए पूर्व आर्य, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी कुषाण काल, ऑप्शन डी मौर्य काल। ये आपको दिया गया है चार। और मूर्ति पूजा कब से आरंभ की है? तो आपका जो है प्री आर्यन जो है पूर्व आर्य के समय से पूजा की, मूर्ति पूजा का आरंभ किया जाता था। प्रश्न 14 देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें देखा जाए निम्नलिखित में से किस राजा को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? ऐसा इसमें से कौन से राजा हैं जिनको जनता द्वारा क्या था, प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्धन या नंदीवर्मन पल्लव। इन चारों में से किसको जो है प्रत्यक्ष चुना गया था, जिसको जो वहां की जनता थी वो प्रत्यक्ष रूप से चुनी थी? तो अगर इसमें हम लोग बात करें तो गोपाल दास, जो ये गोपाल थे, और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल थे। तो इन दोनों को क्या किया गया था, इन दोनों को जनता ने प्रत्यक्ष रूप से चुना था। मतलब इसमें ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर, ठीक है। ये जो गोपाल हैं ये बंगाल के शासक हुआ करते थे, ठीक है। जो ये गोपाल थे वो बंगाल के शासक हुआ करते थे, जो जिन्होंने क्या किया था, पाल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। जिन्होंने क्या किया था, पाल वंश की स्थापना की थी, पाल वंश की स्थापना। इसके बाद में अगर हम बात करें, जो ये नंदीवर्मन पल्लो थे, नंदीवर्मन पल्लो जो है ये पल्लो शासक थे। ये कहाँ के थे, ये पल्लो शासक थे, ये जो है पल्लो के शासक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने राज्य की सीमा को सुरक्षा हेतु विशेष सेना का नियुक्त किया था? मतलब कौन सा ऐसा सुल्तान था जो अपनी सीमा सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? आपका ऑप्शन है ए इल्तुमिश, ऑप्शन बी आपका जो है नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी आपका बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इन चारों में से कौन ऐसा सुल्तान था जो अपनी राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के हेतु विशेष सेना की नियुक्त किया था, विशेष सेना को नियुक्त किया था? और आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है इल्तुमिश, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी है वो एक ऐसा सुल्तान था जो अपने राज्य की सीमाओं को की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? ऐसा कौन यात्री था जो पुर्तगाल देश का नहीं था? ऑप्शन ए डुआर्ट बारबोसा, डोमिंग पायस, पीटर मुंडी, फर्नो नूनीज। इसमें से चारों में से कौन ऐसा था जो पुर्तगाल देश का नहीं था? तो पीटर मुंडी जो है वो क्या था, वो पीटर मुंडी जो है वो पुर्तगाल देश के नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, क्वेश्चन नंबर 17 में है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया निम्नलिखित लिखने वाले कवि का क्या नाम था? जो फिरंगिया है वो किसने लिखा था? ऑप्शन ए मनोरंजन प्रसाद सिंह, रंजन प्रसाद, त्रिलोकी सिंह, राजेंद्र पांडे। तो ऑप्शन ये आपका क्या है, राइट आंसर, मनोरंजन प्रसाद सिंह जो है इन्होंने जो है फिरंगिया लिखा था। ये लिखा कब था? ये 1921 में लिखे थे। 1921 जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, सहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है इन्होंने लिखा था, ठीक है। ये मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है फिरंगिया कविता लिखे थे। और थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें कि मनोरंजन प्रसाद जो है ये राजेंद्र कॉलेज छपरा जो है ना वहां के प्रोफेसर थे। राजेंद्र कॉलेज जान लो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। राजेंद्र प्रसाद जो है छपरा, एक कॉलेज था राजेंद्र प्रसाद छपरा कॉलेज के प्रोफेसर, ठीक है, ये प्रोफेसर थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। और इनके जन्म की अगर बात करूं तो इनका जन्म जो है 10 अगस्त 1900 में हुआ था,
राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म है ये 10 अगस्त 1900 में हुआ था। ये राजेंद्र प्रसाद छपरा, जो राजेंद्र कॉलेज है, राजेंद्र कॉलेज छपरा, वहां के ये प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? अब देखो, बिस्मिल साहब को कौन सी शहर में फांसी दी गई थी उत्तर प्रदेश के? ऑप्शन ए वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। तो बिस्मिल साहब को जो है गोरखपुर शहर में फांसी दी गई थी। कहां दी गई थी? गोरखपुर शहर में। भाई फांसी दी कब गई थी ये भी जान लो। फांसी जो है 19 दिसंबर 1927 को। कब दिया गया था? 19 दिसंबर 1927 को, याद रखना, ठीक है। और थोड़ा सा जान लो कि बिस्मिल साहब का जन्म कब हुआ था। बिस्मिल साहब का जन्म 11 जून 1987 को हुआ था। बिस्मिल साहब का जन्म, ठीक है, 11 जून 1987 को हुआ था। बाद में जो ये काकोरी षड्यंत्र केस है, काकोरी षड्यंत्र केस का नाम बदल करके जो उत्तर प्रदेश सरकार है, जो काकोरी कांड था उसको बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। तो ये भी नाम याद रखना कि इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदल करके, जो काकोरी कांड था उसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में दिया गया है 18वीं, हम कह सकते हैं कि 18th सेंचुरी के उत्तरार्ध में इसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत के लिए स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। ऑप्शन ए कोतवाल, दरोगा, अमला, जमींदार। इन चारों में कौन था जिसका स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो ऑप्शन बी आपका क्या है? दरोगा। दरोगा को उस समय जो कह सकते हैं कंपनी बहादुर की शान और शौकत में स्थानीय प्रतिनिधि बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 20 की बात करते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद। इन चारों में कौन ऐसे हैं जो संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक लिखे थे? आपका ऑप्शन ए महावीर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें जो है रामधारी सिंह दिनकर जो है, रामधारी सिंह दिनकर ये इसके लेखक हैं। रामधारी सिंह दिनकर जो है वो संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक को लिखे थे। 21 क्वेश्चन है कालक्रम अनुसार। इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े अच्छे से करना, क्योंकि ये 2023 में आया हुआ था इन सब टाइप का क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, पहला है कर्जन वाइल की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड। तो कर्जन वाइल की हत्या हुई कब थी? ये थोड़ा सा हम लोग जान लें कि कर्जन वाइल की हत्या कब हुई थी, किस समय हुआ था, खुदीराम बोस का मृत्युदंड कब हुआ था। अगर ये पता चल जाए तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, कर्जन वाइल की हत्या जो थी ये हुआ था 11 जुलाई 1909 में। 11 जुलाई 1909 में, ठीक है, ये कर्जन वाइल की हत्या है। उसके बाद में खुदीराम का जो डेथ है ये 11 अगस्त 1908, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, इनका जो केसरी है ये हुआ था 4 जनवरी 1881 में। 4 जनवरी 1881 में शुरू हुआ था। उसके बाद में अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र, तो अल हिलाल समाचार पत्र जो है ये 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में शुरू, ठीक है, 1912 में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो खुदीराम बोस हैं, यानी सेकंड, ये आपका हो गया सेकंड फर्स्ट, और फिर आपका कर्जन वाइल की हत्या है, ठीक है, सेकंड फर्स्ट कर्जन वाइल की हत्या है, और फिर बाल गंगाधर तिलक। तो यानी ये 181 फर्स्ट होगा, थर्ड, उसके बाद में सेकंड, फिर फर्स्ट, यानी ऑप्शन ये आपका क्या है? राइट आंसर। क्योंकि सबसे पुराना जो है वो क्या है? केसरी पत्र है 1881। उसके बाद में 1908 में खुदीराम बोस का मृत्युदंड है। उसके बाद में क्या है? कर्जन वाइल की हत्या 1909 में है, और बाद में अल हिलाल 1912 में प्रारंभ किया गया था। तो यानी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, ऑप्शन ये आपका क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से किस राजा ने
अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? कौन राजा है? चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह, चालुक्य राजा कुमारपाल, चोल राजा कुलोत्तुंग या कश्मीरी राजा जयसिंह? इन चारों में कौन ऐसे थे? तो इसमें जो है चालुक्य राजा कुमारपाल थे। चालुक्य राजा कुमारपाल जो है वो अपने मंत्रियों को काशी क्षेत्र भेजे। अब ये कब राजा थे, थोड़ा सा और डीप अगर हम लोग जान लें तो ये 1143 से लेकर के और 1172 ईस्वी तक के राजा थे। ठीक है, ये उस समय इनकी कार्यकाल थी, इतने कार्यकाल तक वहां के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे कोट का सही उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, छत्रपति शिवाजी का अब बताना है, निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहला है चाकन के किले पर विजय। चाकन के किले पर विजय कब किए थे भाई? चाकन के किले पर विजय 1656। अफजल खां का प्रकरण, अफजल खां का प्रकरण कब हुआ था? यह हुआ था 1659 में। कब हुआ था? 1659 में। मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, मुगलों में जो मतभेद का मसला हुआ था ये 1657 में शुरू हुआ और सूरत पर आक्रमण तथा लूटना ये हुआ था 1664 में। कब हुआ था? 1664 में हुआ था। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या है? फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी ये आपका फर्स्ट है ही है। इसके बाद में आपका जो सेकंड है वो क्या है? थर्ड है, यानी ये आपका सेकंड है, यानी फर्स्ट थर्ड। उसके बाद में फिर ये क्या था? थर्ड पर था, यानी थर्ड और ये फोर्थ, यानी ऑप्शन ये आपका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन ये क्या है आपका? राइट आंसर, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। तो ये आपका जो है ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? कथन और कारक टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें अभिकथन क्या दिया गया है? अभिकथन पर ध्यान देते हैं तो अभिकथन दिया गया है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति रूप में उभरे थे। हाँ जी, एकदम सही है। कारक देखते हैं, क्योंकि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। देखो मैं बताऊं, जो एक कथन कारक है इसको सही ऑप्शन चूज करने के लिए बहुत आसान तरीका है। जैसे अभी अब कथन पढ़ लेना कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों जरूर याद रखना। क्योंकि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्रीय संकल्पना थी। ये एक ऐसे थे जो यूनिफाइड इंडियन नेशंस था। ठीक है, तो आपका कारण और अभिकथन दोनों क्या है? सत्य हैं। दोनों क्या है? सत्य हैं, यानी ऑप्शन ये आपका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन ये क्या है आपका? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है? काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है तो सिंपल, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिक्किम का विलय। सिक्किम का विलय जो है वो 1850 में हुआ था। सिक्किम का विलय जो है वो 1850 में हुआ था। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि झांसी का विलय, तो झांसी का विलय 1849 में हुआ था। पंजाब का विलय जो है 1852 में और बर्मा का जो विलय है वो 1853 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सेकंड आएगा। ठीक है, ये सेकंड हुआ। उसके बाद में फिर क्या है? फर्स्ट, यानी फर्स्ट और सेकंड, यानी सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा आपका? इसके बाद में ये थर्ड है और ये फोर्थ है, यानी पंजाब का विलय जो है वो 1852 में और ये झांसी का विलय 1854, 1850, 1853। तो ऑप्शन ये बी, सी, डी, ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। क्वेश्चन 26 में है आपको मैचिंग करना है। तो मैचिंग करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे? तेभागा आंदोलन। देखो मैचिंग करने में अगर हमें दो ऑप्शंस भी पता चल जाए ना तो काम बन जाएगा। जैसे तेभागा आंदोलन कब हुआ था? 1946 में हुआ था, यानी ए का क्या हो गया? डी। ठीक। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था, तो ये हो गया 3। ठीक है, और उसके बाद में पवाना किसान विद्रोह। अब देखो ये हम लोगों को पता चल गया ना कि ये का क्या है? 4th और बी का क्या है? 3। देखो कोई है? ए का 4th, बी का 3, और कोई है? नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है आपका? राइट आंसर। बाकी सी को मैच कर लो सेकंड से और डी को मैच कर लो फर्स्ट से। मैचिंग में अगर आपको कोई दो ऑप्शंस पता है तो मोस्टली इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है कि जिसमें आपको 2 से अनुमान लग जाए। हाँ, किसी किसी में रियल केस में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें क्या है 3 हम लोगों को फाइंड करना हो, बट
मोस्ट प्रोबेबली अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या होता है, दो ऑप्शन अगर हम लोगों को पता चल जाए तो मैचिंग के जो क्वेश्चन है वो इजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? ठीक है, जब यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन बन रहा था तो उसमें सैयद के साथ कौन और थे? अब्दुल अजीज, मोहम्मद उल हसन, राजा शिव प्रसाद, गोविंद दास। इसमें से कौन से थे? तो भाई ऑप्शन सी क्या है आपके राइट आंसर, राजा शिव प्रसाद। और राजा शिव प्रसाद उस समय बनारस के राजा थे, बनारस के राजा। ठीक है, राजा शिव प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 28, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित किसे चुना गया? जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, एनजी रंगा, इंदुलाल याग्निक, राम मनोहर लोहिया। तो महासचिव पूछा गया, ध्यान से देखना, महासचिव। तो जो लखनऊ में भारतीय किसान कांग्रेस का कांग्रेस स्थापित हुआ था उसमें जो महासचिव थे वो कौन थे? एनजी रंगा थे। महासचिव कौन थे? एनजी रंगा थे। लेकिन अगर कोई बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष जो स्वामी सहजानंद थे, अध्यक्ष जो है वो स्वामी सहजानंद थे। ये कब हुआ था जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का जो वहां पर स्थापना हुआ था लखनऊ में, वो कब हुआ था, किस समय हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को। ठीक है, 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। ठीक है, ये याद रखना, 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। ठीक, महासचिव एनजी रंगा और अध्यक्ष स्वामी सहजानंद। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से पूर्व पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार की हत्या का प्रयास किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल, राजेंद्र लहड़ी, चंद्रशेखर आजाद, गोपीनाथ शाह। तो ऑप्शन डी आपका क्या है राइट आंसर, गोपीनाथ शाह। गोपीनाथ शाह जो है वो चार्ल्स टैगार्ड की हत्या करने का कोशिश किया था, हालांकि सफल नहीं हुए, बट गोपीनाथ ने चार्ल्स टैगार्ड को मारने की कोशिश की थी। कौन है ये गोपीनाथ शाह? थे कौन भाई, कहाँ के रहने वाले, कैसे? तो ये बंगाल के रहने वाले थे और ये एक युवा क्रांतिकारी नेता थे, ये एक युवा क्रांतिकारी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पहला है, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। सेकंड, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। आपको इन दोनों स्टेटमेंट को बताना है। तो देखो, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, ये गलत है भाई, उनको भी सजा मिली थी। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक तोड़ने पर सजा दी गई थी। हाँ जी, एकदम सही है। तो आपका केवल सेकंड क्या है राइट आंसर है, सेकंड जो है वो राइट आंसर है। सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ था? सबने अवज्ञा आंदोलन जो है ये शुरू कब हुआ था? ये जो है 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को साबरमती साबरमती आश्रम गुजरात। ठीक है, साबरमती आश्रम गुजरात से ये शुरू हुआ था, ये याद रखना। तो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 31 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन 31 में क्या है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दांडी यात्रा, तो दांडी यात्रा कब हुई थी? दांडी यात्रा जो है वो 12 मार्च 1930 को। पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता जो है वो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। सांप्रदायिक घोषणा जो है ये 16 अगस्त 1932 को हुआ था। और गांधी इरविन जो समझौता है ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। ठीक, तो 1930 1931 यानी फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड, यानी ऑप्शन डी आपका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 32 की बात करते हैं। गंगा नदी के दक्षिण में सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? अवंती, वज्र, काशी, मगध। इन चारों में से किस नाम से जाना जाता था? तो जो सोन नदी है, सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते थे? मगध कहते थे। क्या कहते थे? मगध कहते थे। क्वेश्चन नंबर 33 में चोल, चेर, पांड्य शासक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो चोल, चेर तथा पांड्य शासकों के संदर्भ में है उनके बारे में बताना है। पहला है, फुहार और मदुरै
पुहार और मदुरै इनके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों में सम्मिलित थे। सेकंड है, ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। ये आपको जो है बताना है। तो इसमें जो हम कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड क्या है, ये दोनों सही कथन है। ये दोनों क्या है, सही कथन है। ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर। 34, दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे। दक्षिणापथ के स्वामी सातवाहन, कुषाण, चोल, चेर, इन चारों में से किसको जो है दक्षिणापथ के स्वामी कहते थे। तो इसमें जो है आपका 34 उसमें सातवाहन है। सातवाहन को जो है हम कह सकते हैं कि ये जो दक्षिण साइड था उनको वहां पर इनको स्वामी के नाम से जानते थे। अब सातवाहन जो है, सातवाहन राजा गौतम जो है, राजा गौतम के पुत्र श्री सतकर्णी था। ठीक है, सातवाहन तो राजा जो गौतम थे, राजा गौतम के पुत्र श्री सतकर्णी था। ठीक है, वो जो है सातवाहन के राजा थे। अब इसके बाद में थोड़ी सी और बात करें कि जो ये सातवाहन थे, सातवाहन जो है ये दक्षिण पथ के क्या थे, शासक थे, वहां के शासक थे। तो ये सातवाहन जो है दक्षिण पथ के स्वामी जो है वो सातवाहन को कहा जाता था। ये इनके सतकर्णी के पुत्र थे। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था। जो रेशम बनाने की तकनीक है सबसे पहले कहाँ हुआ था, भारत, यूनान, यूरोप, चीन। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर। लगभग 7,000 वर्ष पूर्व, लगभग 7,000 वर्ष पूर्व जो है ये चीन वाले जो है रेशम की तकनीक खोजे थे। 36 में भारत यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थकारियों को कालक्रम अनुसार सही कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करें तो आपका जो है इतसिंग, स्वयंहांग, सबसे पहले हम लोग इन सबका नाम वो लिख लें कि कब कौन आया था, जिसमें फांसियान, वेनसांग और इतसिंग यही जो है तीन थे। इन तीनों लोगों की अगर बात करें तो फांसियान जो है ये 1600 में आए थे। ये कौन कब आए थे, 1600 में आए थे। उसके बाद में फिर जो वेनसांग है ये जो है 1400 में आए। और इसके बाद में इत्सिंग, इत्सिंग जो है ये 1450 लगभग में आए थे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर। चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। जो चालुक्य थे, चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, मादुरै, अहोल, महाबलीपुरम, वल्लभी। इन चारों में से कौन था जो चालुक्य का राजधानी था। तो चालुक्य की राजधानी जो है वो एहोल था। कहाँ था, एहोल था। ठीक है, और ये एहोल मतलब कहाँ पर बसा हुआ था, एहोल था कहाँ पर, ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में था। ये जो है कृष्णा और तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के आसपास बीच में ये एहोल था। क्वेश्चन नंबर 38, रविकीर्त निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे। जो रविकीर्त थे वो किसके दरबारी कवि थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय। इनमें से कौन किसमें जो है रविकीर्त दरबारी कवि थे। तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो रविकीर्त के दरबारी कवि थे। जो पुलकेशिन द्वितीय है ये कौन थे, ये जो है चालुक्य, ये जो है चालुक्य के राजा थे। कौन थे, चालुक्य के राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 39 में क्या करना है हम लोग को मैचिंग करना है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी जो है वो काम होता था मुख्य बैंकर का। नगर श्रेष्ठी जो है वो मुख्य बैंकर का काम होता। तो ये का 3B जो सातवां है, सातवां का काम होता था व्यापारी काफिलों का नेता। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट। प्रथम कुलिक की बात करूं तो ये मुख्य शिल्पकार थे। तो ये ऑप्शन 4। और कायस्थ जो है वो कौन थे, कायस्थ आपका लिपिक प्रधान थे। तो ये जो है आपका सेकंड हो गया। तो ऑप्शन सी आपका क्या है राइट आंसर। थर्ड 1 4 2, तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणराज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य था। ठीक है, पहला है, देखते हैं। छठी शताब्दी में ईसा पूर्व गणराज्य के संदर्भ में, गणराज्य एक ऐसा शासन था जिसमें शक्ति परिवारों और कुलों के प्रमुख के हाथ में रहती थी। सही है, गणराज्य में कोई वंशानुगत राजा नहीं होता था। ठीक है, शाक्य और लिच्छवी वंशों के अपने प्रसिद्ध गणराज्य थे। ये भी सही है। मीन्स आपका जो है ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर। ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सत्य हैं। जो कथन दिए गए हैं तीनों वो क्या है, सत्य हैं। तो उपयुक्त तो सभी जो है वो आपके क्या होंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 41 में
मगध राजा बिंबसार, जो बिंबसार थे, उनके संदर्भ में हम लोगों को विचार करना है कि इसमें से कौन से कथन सही है और कौन से कथन गलत है। तो बिंबसार पहले की बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट, लगभग 542 ईसा पूर्व बिंबसार मगध का राजा बना। उसने पड़ोसी राजकुमारियों से विवाह संबंध जोड़े, सही है। मगध राज्य से बहुत अधिक कच्चा लोहा मिलता था। हथियारों और औजारों के लिए उस समय धातु का बड़ा महत्व था। बिल्कुल एकदम सत्य है, क्योंकि हथियारों और औजारों के लिए जो है धातु का बड़ा महत्व था। इसके बाद में हम बात करते हैं मगध के दक्षिण पूर्व में अंग राज्य था। बिंबसार ने अंग राज्य को जीत लिया था। ये आपका जो है थर्ड था। ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, राइट है। ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, राइट है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में अगर हम लोग बात करें, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंश शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? पहला, कलिंग पर नियंत्रण के लिए, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए, गोदावरी नदी के क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए, कावेरी नदी डेल्टाई क्षेत्र के लिए। इन चारों में से किस पर जो है त्रिपक्षीय संघर्ष की लड़ाई चली थी? तो अगर हम लोग बात करें तो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए जो है गुर्जर प्रतिहार राष्ट्र एवं पाल शासकों के बीच में जो है लंबी लड़ाई चली थी, सिर्फ और सिर्फ कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए। 43 क्वेश्चन नंबर, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी? जो गंगईकोंड चोलपुरम है उसकी स्थापना कौन राजा किए थे? राजराज, राजेंद्र प्रथम, कुलोलुंग फर्स्ट, कुलोलुंग सेकंड। इन चारों में से कौन थे? तो ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर, राजेंद्र प्रथम। प्रथम जो है, राजेंद्र प्रथम जो है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, ये जो है कौशल बंगाल और मगध तक के क्षेत्रों को अपने अंडर में किए थे। ठीक है, कहां तक? ये जो है कौशल, और कौशल के बाद में मगध, मगध और उसके बाद में हम कह रहे बंगाल। ठीक है, तो यहां तक इन सब क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किए थे। ठीक है, इन सब क्षेत्रों को, इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किए थे। ठीक, विजय प्राप्त किए थे। तो ये हम कह सकते हैं कि राजेंद्र प्रथम जो है ये गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किए थे, साथ साथ में इन सब पर भी विजय प्राप्त किए थे। ये सब एरिया भी इनके अंडर में हो गया था। 44 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन है इस पर विचार करना है। तो देखो, व्यापारियों के संघ का को चोल काल में नगरम कहते थे तथा ये शहर अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। एकदम सही है। चोल काल स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तरमेरु अभिलेख से प्राप्त होती है। दोनों सही है भाई। आपका ऑप्शन ए और आपका ऑप्शन जो है सी क्या है, राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट आर राइट, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। 45 की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरीसन शहर बनवाया था। वह किस जगह पर है? ऑप्शन ए तुगलकाबाद, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी दिल्ली। इन चारों में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए नया शहर बनवाया था? तो आपका जो डी है, दिल्ली, दिल्ली में जो है बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाया था। 46 देखते हैं। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन से क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया था? 1526 में जो युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, पानीपत में जो युद्ध हुआ था, उसमें जो बाबर थे वो कौन से एरिया पर कब्जा जमाए थे? ऑप्शन ए दिल्ली और पंजाब, दिल्ली और आगरा, काबुल एवं पंजाब, या केवल दिल्ली। इन चारों ऑप्शंस को चेंज करना है। तो जो हुमायूं, जो बाबर थे उस समय, बाबर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किए थे। ठीक है, कहां पर? दिल्ली और आगरा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। 47 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? खानवा का युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, पानीपत का युद्ध, बाबर और राणा सांगा के बीच, चंदेरी का युद्ध 1528 बाबर और राजपूत के बीच, घाघरा युद्ध 1529 बाबर और अफगान शासकों के बीच। तो इसमें अगर हम लोग बात करें 47, तो इसमें जो है थर्ड और फोर्थ क्या है, सही है। खानवा का जो युद्ध है ये 1527 में हुआ था। खानवा का जो युद्ध है ये कब हुआ था? 1527 में हुआ था। और जो पानीपत का युद्ध है ये 1526 में हुआ था। ठीक है, सो आपका ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर। थर्ड और फोर्थ जो है वो क्या है, सही सुमेलित है। थर्ड और फोर्थ क्या है, सही सुमेलित है।
48 औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामार पद्धति शुरू की थी? ये बिना ऑप्शंस के भी आपका मराठा शासक था, क्योंकि शिवाजी ही थे इतने चतुर चालाक आदमी। तो हम कह सकते हैं कि मराठा शासक जो है शिवाजी जो है वो औरंगजेब सेना के विरुद्ध छापामार पद्धति शुरू किए थे। 49 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। जो मुगलों की सेवा में आते थे उनको क्या है, मनसबदार कहलाते थे। या सेकंड स्टेटमेंट, मनसबदारों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी। अगर हम लोग बात करें कि मनसब की जो नियुक्ति वो केवल योग्यता के आधार पर की जाती है, तो ये गलत है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने के लिए भूमि के रूप में पाते थे। तो आपका फर्स्ट और सेकंड क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है आपके, राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है आपके, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50। अकबर के सुलह कुल के विचार पर बनाने में अकबर की मदद किसने की थी? जो सुलह कुल है इसको बनाने में अकबर की मदद कौन किया था? अबुल फजल, फैजी, हरिविजय सूरी या बदायूनी? अबू फजल जो है यही मदद किया था, क्योंकि अबुल फजल की अगर मैं बात करूं तो वो इसके अकबर के दरबार का एक लेखक था। इन्होंने आईनी अकबरी भी लिखा था। तो अबुल फजल जो है ये सुलह कुल विचार बनाने पर अकबर की मदद किए थे। क्वेश्चन नंबर 51। शेरशाह ने निम्न में से किस या किन युद्धों में हुमायूं को पराजित किया था? भाई शेरशाह जो है वो कौन से युद्ध में हुमायूं को पराजित किए थे? पहला है चौसा का युद्ध, और दूसरा है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, तीसरा है देहरिया का युद्ध। तो इसमें से कौन सा ऐसा युद्ध है जिसमें जो है शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था? तो अगर हम बात करें चौसा युद्ध और बिलग्राम कन्नौज का युद्ध, इन दोनों जगह पर क्या था, इन दोनों जगह पर शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। ऑप्शन डी क्या है आपका, राइट आंसर। चौसा का युद्ध की अगर बात करूं तो ये जो है 1529 में हुआ था। ठीक है, 1529 में हुआ था। जो चौसा का युद्ध हुआ था ये 1529 में हुआ था। ठीक, 1529 में हुआ था, इसमें हुमायूं क्या हार गए थे। और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध की बात करूं तो इसमें जो है 1540 में हुआ था। ठीक है, ये दोनों याद रखना, 1540 में बिलग्राम हुआ या कन्नौज, और चौसा का युद्ध 1529 में हुआ था। सो ऑप्शन डी का क्या है आपका राइट आंसर। 52 की बात करते हैं। नयनार एवं अलवार संतों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये एनसीईआरटी 12th क्लास का सूफिज्म और भक्तिज्म चैप्टर से है। तो हम कह सकते हैं कि नयनार और अलवार संतों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये संत सभी जाति से नहीं बिल्कुल कुछ समृद्ध एवं शिक्षित जात से संबंधित थे। पहला स्टेटमेंट ये है, फर्स्ट स्टेटमेंट। उसके बाद में सेकंड की बात करते हैं, ये संत बौद्ध एवं जैन धर्म के बड़े प्रशंसक थे। थर्ड है, नयनार एवं अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो नयनार और अलवार थे ये दोनों घुमक्कड़ साधु संत थे। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, राइट। तो आपका सी क्या है, राइट आंसर। सी क्या है आपका राइट आंसर। 53 की बात करते हैं। गुरु नानक द्वारा स्थापित धर्मशाल क्या था? धर्मशाल आखिर है क्या, ये धर्मशाल क्या था, इसके बारे में बात करते हैं। यात्रियों के लिए आराम करने की जगह, ना जी ये गलत है। ठीक है, सभी जातियों धर्म के स्त्री एवं पुरुषों के लिए भोजन की जगह, गलत। पशु एवं पक्षियों के लिए पानी पीने की जगह, गलत। उपासना एवं धार्मिक कार्यों के लिए जगह, ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हम लोग बात करते हैं, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई, क्यों या क्योंकि मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। जो मोहम्मद तुगलक था उसका मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो इसमें अगर हम लोग बात करें 54, तो 54 में ये भाई दोनों सही बोल रहा है, क्योंकि इनका मुद्रा योजना जो है असफल क्यों हुआ, क्योंकि वो मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं रखे थे। तो इसलिए ऑप्शन ये आपका क्या है राइट आंसर। जब भी कथन कारक का है तो उसमें क्यों या क्योंकि जरूर देखो, आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 55, तुगलक सुल्तानों में कौन एक कल्याणकारी सुल्तान कहलाता था? तुगलक सुल्तानों में कौन एक कल्याणकारी सुल्तान कहलाता था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है इनको जो है कल्याणकारी सुल्तान कहा जाता था। ये 1351 ईस्वी से लेकर के 1388 के बीच में राजा थे। 1351 से लेकर के और ये 88 तक ईस्वी तक राजा थे। यही नहीं, ये कानपुर भी इन्होंने ही, वो जौनपुर इन्होंने ही बताया था भाई। जौनपुर जो है
इन्होंने ही बसाया था। 56 की बात करते हैं। इक्ता प्रणाली संबंधित थी। इक्ता प्रणाली क्या है या ये किससे संबंधित है? तो ये जो इक्ता प्रणाली है, किसी भूमि विभाग से लगान वसूल कर रख लेना अनुदान, किसी भूमि विभाग से लगान वसूल कर, जो लगान वसूल कर रख लेने का अनुदान। ऑप्शन ये क्या है? राइट आंसर यही आपका है। बाजार नियंत्रण भी नहीं है, कर की एक दर एवं जो व्यापारी से वसूल हो जाती है ये भी नहीं है, युद्ध में अपनाई जाने वाली विधि ये भी नहीं है। इक्ता प्रणाली सीधा सीधा किसी भूमि भाग से लगान वसूल कर रख लेने का अनुदान है। ठीक। 57 बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? कौन सही सुमिलित नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। मुकद्दम गांव की वंशागुणत मुखिया, इसके बारे में बात करते हैं। तो मुकद्दम जो है ये गांव के वंशागुणत मुखिया, सही है। मुशर्रफ लगान वसूली और हिसाब की देखरेख, ठीक है। बख्शी सेना का प्रमुख होता था, ठीक है। काजी प्रमुख सलाहकार, काजी प्रमुख सलाहकार ना होकर के प्रमुख न्यायाधीश होते थे। सलाहकार नहीं है, न्यायाधीश होते थे भाई, न्यायाधीश, ठीक है। कहते थे ना काजी साहब के साथ पास चलो, तो हम कह सकते हैं काजी जो है प्रमुख सलाहकार ना होकर के न्यायाधीश होते थे। तो ऑप्शन डी आपका क्या है? राइट आंसर। 58 फ्रांसीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो फ्रांसीसी के संदर्भ है उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है, फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर पांडिचेरी में था। पहला स्टेटमेंट यह है कि फ्रांसीसियों का जो प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर पांडिचेरी में था, आपका पहला। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस की कंपनियों के बीच एक दूसरे के विरोधी होने के कारण झगड़े होते रहते थे। और आपका स्टेटमेंट 3 जो है, ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेज के विरोधी खेमे में थे। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो अगर हम लोग सत्य की बात करें तो देखो, फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय दक्षिण पूर्व समुद्री तट के पर पांडिचेरी में था, एकदम सही है। इंग्लैंड और फ्रांस की कंपनियों के बीच एक दूसरे के विरोधी होने के कारण झगड़े होते रहते थे, ये भी सही है। ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों के विरोध खेमे में थी, ये भी सही है। तो यानी आपका ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है आपके? राइट आंसर। 59 देखते हैं। 59 में अगर बात करें कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है? राजा राम मोहन राय समाज सुधारक में अग्रणी थे, हाँ जी ये भी ठीक है। राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी, हाँ ये भी सही है। इन्होंने वेदों तथा उपनिषदों के बांग्ला अनुवाद प्रस्तुत किए, ये भी सही है। इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठान का समर्थन किया, ना जी ये गलत है। और इसमें क्या है? असत्य। तो ऑप्शन डी आपका क्या है? राइट आंसर। क्योंकि ये जो मूर्ति पूजा वगैरह इसके अगेंस्ट हुआ करते थे, इसके फेवर में नहीं थे। 60 की बात करते हैं। कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जो हिंदू कॉलेज स्थापना किया गया था 1806 में, 10 जुलाई 1806 में जो जिसकी स्थापना की गई थी, उसमें किसका इंपॉर्टेंट रोल था? डेविड हारे का, विलियम बेंटिंग का, दयानंद सरस्वती का, विवियन डोजियो का। इसमें से किसका जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना में? तो जो 60 है इसमें ऑप्शन ये क्या है आपका? राइट आंसर डेविड हारे। डेविड हारे का बहुत बड़ा योगदान था हिंदू कॉलेज की स्थापना में, डेविड हारे का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। और ये डेविड हारे जो है वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। ये 10 जुलाई 1806 में इसकी स्थापना हुई थी। 61 की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है 1878 में अगर मैं बात करूं तो 1878 ईस्वी में शस्त्र कानून बना जिसने भारतीय के शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगाया, पहला। 1883 ईस्वी में सरकार ने इल्बर्ट बिल नामक विधेयक वापस ले लिया। कौन सा सही है? तो ये दोनों आपके क्या है? सही है। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर। 62 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट से संबंधित कथनों पर कौन सा असत्य है, कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? इसमें बात करते हैं। इस एक्ट के अनुसार केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, जी सही। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। कांग्रेस 1909 में अपने अधिवेशन में इन सुधारों को स्वागत किया मगर धर्म पर आधारित पृथक प्रतिनिधित्व का विरोध किया। ये तीनों आपके क्या है? सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी आपका ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर। कि इसमें से भाई कोई जो है वो गलत नहीं है। यही क्वेश्चन आपका पूछा है कि कौन सा असत्य है, लेकिन इसमें कोई भी असत्य नहीं है। 63 1943 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी
सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी क्या है जवाहरलाल नेहरू। तो 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। किसको चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू। 64 की बात करते हैं। 64 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के नाम से अलग राज्य बनाने की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, कौन सा मतलब कौन सा ऐसा ईयर था जिसमें पाकिस्तान का अलग राज्य बनाने का डिमांड किया गया था? 1935, 1938, 1940, 1942। तो ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर? 1940 में अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। 65 की बात करते हैं। 1935 ईस्वी के 1935 ईस्वी भारत सरकार कानून की विशेषता के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1935 में भारत सरकार कानून की विशेषता, पहला क्या है? फर्स्ट में है एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना। ठीक है, सही है, इसमें सही हम लोगों को देखना है। फिर ब्रिटिश भारत की 50% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया। गलत। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समाप्ति, ये भी गलत है आपका। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट जो है वो क्या है राइट आंसर है। ये क्या है राइट आंसर क्यों लिखिए, ये स्टेटमेंट क्या है सत्य है। 66 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था, जिसका कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी, कांग्रेस पार्टी में वामपंथियों का वर्चस्व, कांग्रेस शासित प्रांतों में सांप्रदायिक दंगे, ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल करना। कौन सा ऐसा इसमें इन चारों में से कौन सा ऐसा रीजन था जिसके कारण हम कह सकते हैं यहाँ पर त्यागपत्र दे दिया था क्या वो कांग्रेस मंत्रिमंडल के 7 प्रांतों से? ठीक है, 7, एक भी नहीं 7, ऐसा कौन सा रीजन था? तो उसमें अगर हम लोग बात करें तो जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल करना, ये सबसे बड़ी गलती थी, जिसके कारण 1939 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने जो है 7 प्रांतों से पदत्याग दे दिया था। ठीक है, त्यागपत्र। 67 की बात करते हैं। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? जो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किए थे गांधी जी, उसमें से किसको चुने थे? तो ऑप्शन ए विनोबा भावे, सरदार जाफरी, सरोजनी नायडू, श्री राजगोपालाचारी। तो गांधी जी जो है वो विनोबा भावे को चूज किए थे, विनोबा भावे को चुने थे। 68 की बात करते हैं। कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो कैबिनेट मिशन 1946 उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है, इसे भारतीयों की सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत करने के लिए भेजा गया था कैबिनेट मिशन। इस मिशन ने भारत में 2 स्तर वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया। इसके आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 2, केवल 2, केवल 1 3 या 1 2 3। तो आपका ऑप्शन ये जो इसे भारतीय को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत करने के लिए भेजा गया था, ये सही है। दूसरा, इस मिशन ने भारत में 2 स्तर वाले एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया, ये भी सही है। इसके आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतिम सरकार का गठन हुआ था, ये भी सही है। ऑप्शन डी आपका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी। माउंटबेटन की योजना ऐसा कौन था भाई जो आधार बनी थी? इसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, सत्ता के हस्तांतरण की, देश के विभाजन की, सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान पर। तो इसमें से जो है जो माउंटबेटन की योजना थी ये क्या था? देश विभाजन। ठीक है, इसका जो एक ही फंडा था भाई देश विभाजन, तो देश विभाजन इसकी जो है योजना बनी हुई थी। तो ऑप्शन सी आपका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो नूनिज फारस, अब्दुल रज्जाक पुर्तगाली, निकोलो डी कोंटी इतावली। उपयुक्त में से कौन सुमेलित है, मतलब कौन सही सुमेलित है, ये हम लोगों को बताना। ठीक है, तो इसमें जो है जो डी है ये क्या है राइट आंसर। केवल 3 जो है वो क्या है सही है, निकोलो डी कोंटी इतावली। ठीक है, बाकी नूनिज जो है नूनिज फारस के नहीं पुर्तगाल के लेखक थे। कहाँ के थे? पुर्तगाल के लेखक थे, वो भी 16वीं सदी के। ठीक है, 16th सेंचुरी के। और अब्दुल रज्जाक जो है ये कहाँ के थे? फारसी के। केवल काश है फारसी, ये कहाँ फारसी यात्री थे बस।
तो इसमें सी क्या है आपका राइट आंसर। केवल थर्ड जो है निकोलो डी कोंटी इतावली के रहने वाले थे। 71 की बात करते हैं। फिरोज शाह बहमनी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो फिरोज शाह बहमनी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा इसमें गलत है, ये हम लोगों को देखना है। तो वह कई भाषाओं का ज्ञाता तथा सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों का आदर करने वाला सुल्तान था। सही है। उसने दौलताबाद के निकट एक वेधशाला बनवाई थी, ये भी सही है। उसने अपने प्रशासन में हिंदुओं को उच्च पद प्रदान किए थे, ये भी सही है। वह भारत में अफगान शासन स्थापित करना चाहता था, ये गलत है। ठीक, ये जो है गलत है। फिरोज शाह बहमनी जो है वो शासन नहीं कह सकते हैं कि भारत का सांस्कृतिक केंद्र बनाने हो, तो वो मतलब भारत को एक सांस्कृतिक केंद्र बनाना चाहता था, ना कि अफगान शासन स्थापित करना चाहता था। तो ये आपका जो है डी क्या है, डी आपका क्या है राइट आंसर, यही असत्य है। 72 की बात करते हैं। घटोली की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी? जो घटोली की लड़ाई थी वो किसके बीच लड़ी गई थी? राणा कुंभा इब्राहिम लोदी, राणा सांगा इब्राहिम लोदी, राणा कुंभा बाबर, राणा सांगा महमूद सिकंदर। तो इसमें हम बात करते हैं बी, राणा सांगा इब्राहिम लोदी के साथ जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी, राणा सांगा इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है। 73 की बात करते हैं। आर्यवेशक निम्नलिखित में से किसके संबंध में संबंधित है? कृषि पद्धत, सजावट पद्धत, युद्ध पद्धत, या इनमें से कोई नहीं। और तो हम बात करते हैं आर्यवेशक जो है ये सजावट पद्धत है। क्या है? एक सजावट पद्धत है। ये क्या है? एक सजावट पद्धत है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उनके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देवगांव की संधि में समाप्त हुआ, ये गलत है। इसके बाद में हम बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सालाबाई की संधि हुई, ये भी गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद अंग्रेजों ने पेशवा के वंशागुण पद को समाप्त कर दिया था, ये सही है। थर्ड आपका सही है। तो यानी केवल सी आपका क्या है राइट आंसर है। सी क्या है आपका राइट आंसर है। जो प्रथम मराठा हुआ था उसमें, जो प्रथम आंग्ल मराठा हुआ था इसमें सालाबाई संधि हुई थी, देवगांव नहीं सालाबाई, इसमें सालाबाई हुई थी। ठीक है। और हुआ कब था? ये 1782 में हुआ था। पहला कब हुआ था? 1782 में। द्वितीय जो हुआ था उसमें देवगांव का था। ठीक है, इसमें देवगांव है, द्वितीय में देवगांव है, ध्यान रखना द्वितीय में देवगांव है। और ये द्वितीय जो मराठा हुआ था वो 1803 से लेके 5 के बीच में हुआ था। ठीक है, 1803 से 05 में हुआ था। और जो तृतीय मराठा युद्ध है 1619 में हुआ था। ठीक है, 1816 से लेके 19 में हुआ था, 1819 में। तो ये याद रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट 1782, सेकंड 1803 से 5, और थर्ड जो है 1816 से 19 के बीच में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर। 74 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। 75 में अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजघाट की संधि की थी? अंग्रेजों ने कौन से मराठा सरकार से, मतलब सरदार से राजघाट की संधि की थी? इसमें है पहला, अगर हम बात करें तो पहला जो है वो बड़ौदा के गायकवाड़ से, ग्वालियर के सिंधिया से, नागपुर के भोसले से, इंदौर के होलकर से। तो इंदौर के होलकर से जो है अंग्रेजों ने क्या किया था? राजघाट की संधि की थी। कब की थी? 1806 में की थी। कब की थी? 1806 में की थी। तो ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर। 76 की बात करते हैं। 76, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया? जो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि है सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, कर्नाटक के नवाब, मराठा पेशवा। किसने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था? हम कह सकते हैं कि हैदरा के निजाम, हैदरा के निजाम। लॉर्ड वेलेस्ली जो है कब तक यहाँ के वायसराय थे, शासक कब तक थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है 1798 से 1800 के बीच में थे। ठीक है, 1798 से लेकर के 1800 के बीच में थे। ठीक है, ये याद रखना, पूछा जाता है। 77 की बात करते हैं। 77 में जो है इसमें क्या है विचार करना है। तो देखो कथन है मगध को वैदिक साहित्य में अपवित्र माना गया। क्यों भाई? क्योंकि मगध काफी समय तक आर्यों के सांस्कृतिक प्रभाव से बाहर रहा। देखो भाई बात तो सही कह रहा है बंदा, मगध को वैदिक साहित्य से में अपवित्र माना गया। क्यों? क्योंकि काफी समय तक आर्यों के सांस्कृतिक प्रभाव से बाहर रहा। सो आपका ऑप्शन ये क्या है राइट आंसर। ऑप्शन ये क्या है आपका
राइट आंसर्स। इसके बाद में हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सत्य कथन को पहचाने। इसमें से कौन जो है सत्य है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो इसमें जो है कौशल अवध का क्षेत्र, वजी मुजफ्फरपुर दरभंगा का है, मल्ल देवरिया उत्तर प्रदेश, वत्स जो है वो बुंदेलखंड का। तो बुंदेलखंड में जो है चेदी का शासक था, जबकि वत्स जो है वो कहाँ का था, इलाहाबाद का क्षेत्र था। तो इसी के कारण ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर, क्योंकि यही गलत है, क्योंकि बुंदेल जो है वो चेंदी का शासक था, ना कि वत्स का। और वत्स का जो था वो कहाँ था, इलाहाबाद का क्षेत्र था। वत्स का जो क्षेत्र था वो कौन सा था, इलाहाबाद का, ना कि बुंदेलखंड का। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 79 की बात करते हैं, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जो मगध के राज्य है वंश है, इसमें पहला क्या है, नंदा वंश, उसके बाद में फिर मौर्य वंश, शुंग वंश, हर्यक वंश। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कौन आया था, हर्यक वंश आया था। उसके बाद में फिर आए थे नंद वंश, उसके बाद में फिर आए थे मौर्य वंश, ठीक है। उसके बाद में फिर मौर्य वंश आए थे। उसके बाद में कौन आया था, शुंग वंश आए थे। कौन आए थे, शुंग वंश आए थे, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलन गलत है, ठीक है। कौन सा सुमेलन गलत है, ये ध्यान देना है कि इसमें से कौन सा गलत है। सिराजुद्दीन अहमद जमींदार। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको दिया गया है, लालचंद राजनीति से स्वतः त्याग, अबुल कलाम आजाद अल हिलाल अल बिलाल, भाई ये तो लिखे ही थे, ये तो सत्य है। तेज बहादुर सप्तु त्रिभुवन। तो ऑप्शन डी आपका क्या है, गलत है, क्योंकि तेज बहादुर सप्तु ने त्रिभुवन को नहीं शुरू किया था। तेज बहादुर सप्तु के बजाय जो है पंजाब में रहने वाले दयाल सिंह मजीठिया और हरिकिशन लाल थे, ठीक है। दयाल सिंह मजीठिया और हरिकिशन लाल थे। कौन थे, हरिकिशन लाल। इन दोनों ने शुरू किया था, जो पंजाब के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, पंजाब के, ठीक है, पंजाब के रहने वाले थे। तो ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर, यही गलत है। 81 की बात करते हैं, चावल भाई कहाँ मिले थे, महागढ़ा से, आदमगढ़ से, कोल्डीवा से, इनमें से कोई नहीं। चावल जो है कोल्डीवा से मिले थे, ठीक है। चावल कहां से मिले थे, कोल्डीवा से। 82 की बात करते हैं, सैंधव मोहर की सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा था, वर्गाकार, गोला, बेलनाकार, इनमें से कोई नहीं। तो देखो उस समय जो सैंधव मोहर थे, सैंधव मोहर का जो प्रकार था वो क्या था, वर्गाकार था, ठीक है। वर्गाकार था जो सैंधव था, सैंधव का मोहर था वो वर्गाकार था। और ये सेल खड़ी से बनी होती थी। किससे बनी होती थी, सेल खड़ी से बनी होती थी, याद रखना, ठीक है। सेल खड़ी से, भाई सेल खड़ी, तो सेल खड़ी से बनी होती थी, ठीक है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था, सोना, जमीन, गोधन, इनमें से कोई नहीं। जो ऋग्वेद था उसमें संपत्ति क्या था, उस समय गोधन माना जाता था, ठीक है। उस समय गोधन उसका मुख्य रूप हुआ करता था। 84, निम्नलिखित में से कौन से आर्य बोगज कोई अभिलेख में उल्लिखित है, ठीक है। कौन से आर्य बोगज कोई अभिलेख में उल्लिखित है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो आपका जो अग्नि, इंद्र, मित्र, नत्स्य, ये नहीं है। नत्स्य, वरुण, यम, अग्नि, ये भी नहीं है। मित्र, नत्स्य, वरुण, यम, ये भी नहीं है। इंद्र है, मित्र है, नत्स्य है, यम, वरुण है, ये सही है आपका। तो ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है राइट से। और ये लगभग 1400 वर्ष पहले की बात है, ये तो लगभग 1400 वर्ष पूर्व की बात है। इसके बाद में हम बात करते हैं 85, वह मौर्य शासक जिसने यूनान में अपने राज्यसभा के लिए एक दार्शनिक की मांग की थी। अशोक, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, बिंदुसार। बिंदुसार बड़े ही बुद्धिमान आदमी थे। तो बिंदुसार ने क्या किया था, बिंदुसार जो है दार्शनिक की मांग किए थे, और इन्होंने 3 डिमांड रखे थे वहां पर। यूनान में 3 डिमांड रखे थे, जिसमें हम अगर बात करूं तो इसमें पहला जो था वो था मदिरा। पहला जो है वो मदिरा का डिमांड किए थे, ठीक है। दूसरा डिमांड इनका था सूखी अंजीर, सूखी अंजीर। और तीसरा जो था वो दार्शनिक, दार्शनिक, ठीक है। तो इन तीनों का ये जो है डिमांड किए थे, ठीक है। इन तीनों का जो है इन्होंने डिमांड किया था।
बिंदुसार ने। 86 देखते हैं, शक छतप एवं सातवाहन काल में स्वर्ण रचित सिक्कों का अनुपात था। उस समय स्वर्ण रचित सिक्कों का अनुपात जो है वो 1:35 था। ठीक है, 1:35 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। चावाक अथवा लोकायत चावाक अथवा लोकायत दर्शन का संस्थापक किसे जाना जाता है? वादरायण को, नारद को, पतंजलि को, बृहस्पति को। चावाक लोकायत चावाक अथवा लोकायत दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? बृहस्पति को माना जाता है भाई। ठीक, सीधी सीधी सी बात है, बृहस्पति को माना जाता है। ठीक है, ये जो है नास्तिक थे, ये ध्यान देना कि ये जो थे वो नास्तिक श्रेणी में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। नीचे लिखे लेखकों में उनके संरक्षण दाताओं के युग में दिए गए गलत युग्म को निर्दिष्ट कीजिए। जो युग्म क्या है? गलत है। बल्लाल सेन धर्मसाल, बल्लाल सेन धर्मसाल। तो बल्लाल सेन जो है वो धर्मसाल, उनके संरक्षणदाता धर्मपाल नहीं थे, क्योंकि बल्लाल सेन स्वयं अपने आप में बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही विद्वान राजा था। इसी के कारण उसे जो है कोई संरक्षणदाता धर्मपाल नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन ये क्या है? राइट आंसर। बल्लाल सेन जो है ये 1159 से लेकर के 1179 के बीच राजा थे। 1159 से लेकर के 1179 ईस्वी के बीच का शासक था। ठीक है, 89 की बात करते हैं। उत्तर गुप्त कालीन अभिलेखों में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा राजस्व से संबंधित है? उत्तर गुप्त कालीन अभिलेखों में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों में से कौन राजस्व से संबंधित है? भाग, भोग, उदंग, उपपर्यक। देखो भाई, अगर आप राजा हो तो भाग भोग सब कुछ क्या है? आपके लिए समर्पित है। तो ऑप्शन डी क्या है आपका? राइट आंसर से। ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर से। नेक्स्ट है 90, क्वेश्चन नंबर 90। लाल सागर के व्यापार में नियंत्रण की कुंजी वह कौन सा व्यापार स्थल था? ठीक है, लाल सागर के व्यापार में नियंत्रण की कुंजी कौन सा था जिस पर पुर्तगाली बार बार प्रयास करते थे लेकिन कर नहीं पाए? ऑप्शन ये है अदन, मलक्का, हुमरुज और तुर्की। तो मलक्का एक ऐसा जगह था ना, मलक्का जो है वो ऐसी जगह थी जहां पर जो लाल सागर व्यापार का नियंत्रण की कुंजी थी, और इसको लेकर के जो पुर्तगाली थे वो बार बार जो अपना अधिकार जमाते थे, अपना डोमिनेंस दिखाते, बट हो नहीं पाया था। हालांकि कुछ जगहों पर होरमुज को भी बोला गया है कि होरमुज भी कहीं ना कहीं नियंत्रण की कुंजी थी। 91 की बात करते हैं। उड डिस्पैच की घोषणा उड डिस्पैच की घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? जो उड डिस्पैच है उस घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें 91 की बात करते हैं। तो इसमें जो है पहला है, इसके अनुसार 1 लाख अनुदान मंजूर हुआ, पहला गलत। 1857 ईस्वी के बाद कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, हाँ जी ये सही है। गैर सरकारी स्कूल तथा कॉलेजों के लिए सरकारी अनुदान की व्यवस्था की गई, ये भी सही है। एक नई सेवा इंडियन एजुकेशन सर्विस का सृजन हुआ, ये भी सही है। मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो है आपका ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है आपके? राइट आंसर। ठीक, 92 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन सरकार के पद वफादार थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन सरकार के प्रति वफादार था? उच्च वर्ग, ग्रामीण वर्ग, नौकरशाह या मजदूर? तो उस समय जो है सिर्फ और सिर्फ उच्च वर्ग और नौकरशाह, यही दो लोग जो हैं वो क्या थे? वो सरकार के प्रति वफादार थे। मींस फर्स्ट और थर्ड। ऑप्शन बी क्या है आपका? राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है आपका? राइट आंसर। 93 की बात करते हैं। तो 93 की अगर हम लोग बात करें, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो विनोबा भावे के साथ महात्मा गांधी शुरू किए थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय विनोबा भावे के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था? सरोजिनी नायडू, और आसफ अली, जेबी कृपलानी, श्री राजगोपालाचारी। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया था विनोबा भावे के साथ, उसमें अगर हम लोग बात करें तो सरोजिनी नायडू को, और आसफ को और गोपालाचारी, इन तीनों लोगों को क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। मतलब फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। आपका ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है आपका? राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। 94 में क्या है? निम्नलिखित में से किसने अपने लेख के माध्यम से कांग्रेस की नीति को भिक्षावृत्ति मानते हुए तिरस्कार किया था? मतलब भीख मांगते हुए तिरस्कार किया था। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। एक तो ये सभी जो है वो गर्म दल के नेता हैं, ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस की जो नीति है वो भिक्षावृत्ति है।
और इसमें ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर। अरविंद घोष ने ये बात बोली थी। नेक्स्ट देखते हैं 95। 95 में आपको दिया गया है राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा गया कि कांग्रेस केवल राष्ट्रीय प्रश्न उठाएगी ना कि सामाजिक और धार्मिक मामलों में दखल देगी। ये बात जो है कौन से अधिवेशन में किया गया था? ऑप्शन ए द्वितीय सम्मेलन 1886, तृतीय सम्मेलन 1887, चतुर्थ सम्मेलन 1888, पंचम सम्मेलन 1889। इसमें से कौन सा ऐसा सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस से ये कहा गया था कि भाई सिर्फ आप अपना राष्ट्रीय देखिए, सामाजिक और धार्मिक मामले में दखलंदाजी बिल्कुल मत करिए। तो ये जो है अगर हम बात करें तो द्वितीय सम्मेलन 1886 में किया गया था। ठीक है, द्वितीय सम्मेलन 1886 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। इसको क्या करना है? कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दौराह का युद्ध। दौराह का युद्ध जो कब हुआ था? 1532। कब हुआ था? 1532 में। ठीक है, और इसमें जो है हुमायूं और अफगान के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और अफगान। हुमायूं और अफगान के बीच में। ठीक है, हुमायूं और अफगान के बीच में, जिसमें अफगान हार गया था। ठीक है, याद रखना, जिसमें अफगान जो है वो हार गए थे। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। कब हुआ था? 1540 में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच में। हुमायूं और शेरशाह के बीच में। इसमें हुमायूं हार गए थे। इस युद्ध में क्या था? हुमायूं हार गए थे। ठीक है, याद रखना 1540 जो कन्नौज का युद्ध था वो हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं जो है पराजित हुए थे। फिर सामूगढ़ का युद्ध की बात करते हैं। सामूगढ़ जो युद्ध है वो 1658 में हुआ था। 1658 में। अब देखो इतना अगर हम लोगों को पता चल गया, ये शाहजहां के पुत्रों के बीच में हुआ था। अगर हमें ये तीन पता चल गया तो बाकी वैसे पता चलेगा। जैसे अब देखो 1532, 40 और 58, तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा है? ये आपका ऑप्शन बी। ये चौथा जो है ये अराउंड जो है समथिंग, तो ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर। 97 की बात करते हैं। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन जो है वो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम सेकंड, औरंगजेब, आदिल शाह। इसमें से कौन है जिनको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब जो है, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब को जो है वो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 98। किस अधिनियम के द्वारा चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? और ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ये क्या है राइट आंसर। 1813 का चार्टर अधिनियम जो था उसी में जो है ये चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ठीक, 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में कौन सा युग्म सुमिलित है? ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? याद रखना सही सुमिलित नहीं है। और इसको देखते हैं, इसमें क्या है? लाहौर प्रस्ताव फजल उल हक एकदम सही। पीरपुर रिपोर्ट राजा राम मोहम्मद मेहंदी सही है। जनता की योजना विनोबा भावे। गांधीयन प्लान एसएन अग्रवाल। तो देखो इसमें जो विनोबा भावे, विनोबा भावे का जनता की योजना नहीं था, जबकि विनोबा भावे जो है वो सत्याग्रह और भूदान आंदोलन, ठीक है, सत्याग्रह और भूदान आंदोलन इन दोनों में पार्टिसिपेट किए थे। भूदान आंदोलन, इसलिए आपका ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 100, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन रिपीटेड है। इसमें हम कह सकते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को। ठीक, एकदम याद कर लो। अभी एसएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो दांडी यात्रा था, दांडी यात्रा में उस समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत। तो सांप्रदायिक पंचायत का निर्णय कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को। कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1 दिसंबर 1931, 1 दिसंबर 1931 को हुआ था। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 28 अगस्त 1928 को। ठीक है, ये नेहरू रिपोर्ट आया था। अब इसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो 28 जो है वो सबसे पहले है, तो 28 आपका फोर्थ कौन सा है? फोर्थ सी और डी में। उसके बाद में फिर क्या है? मार्च। ये अगस्त में है, ये मार्च में है, तो आपका जो है बी हो जाएगा, क्योंकि ये दिसंबर ये मार्च है, तो आपका
फर्स्ट हो जाएगा, यानी ये फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड नंबर पे आएगा, यानी फोर्थ फर्स्ट, यानी फोर्थ फर्स्ट आपका ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर। इसके बाद में 101, 1857, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह आलम का खिताब दिया था? अजीमुल्ला, बिरजिस कद्र, बख्त खान, हसन खान। तो इसमें ऑप्शन सी आपका क्या है राइट आंसर। बख्त खान को जो है बहादुर शाह जफर ने शाह आलम का खिताब दिया था, किसके दौरान? 1857 विद्रोह के दौरान। 102 देखते हैं। 102, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चंस। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा था? सियादास मीन्स चितरंजन दास, एस आर जयकर, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल। इसमें से कौन थे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे? तो विठल भाई पटेल थे। कौन थे? विठल भाई पटेल थे। विठल भाई पटेल जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे, ठीक है, याद रखना। और इन्होंने जो है, इन्होंने एक तो 1919 में रोलेट एक्ट जो है ना, रोलेट एक्ट, उसमें रोलेट सत्याग्रह जो हुआ था, उसमें जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो सत्याग्रह हुआ था ना रोलेट एक्ट का। उसके बाद में दूसरा हम कह सकते हैं 1920 का जो असहयोग आंदोलन था, ठीक है, असहयोग आंदोलन, उसमें भाग लिए थे। और साथ साथ में जो 1923 में एक स्वराज पार्टी बनी थी ना, जिसमें चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के बनाए थे स्वराज पार्टी, तो उसमें इन्होंने सहयोग किया था, ठीक है, उसमें इन्होंने सहयोग किया था। कुछ इतने काम जो है विठल भाई ने किया था, और विठल भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के अब तक अभिलेखों में नहीं है? ठीक है, कनिष्क के अब तक अभिलेखों में नहीं है। श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, चंपा। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती का जो है 1993 में कनिष्क का एक अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें कि 1993 में एक कनिष्क का अभिलेख प्राप्त हुआ था, कहां से? अफगानिस्तान से, जिसमें कौशाम्बी के बारे में बात किया गया था, पाटलिपुत्र के बारे में बात किया गया था, चंपा के बारे में बात किया गया था, लेकिन श्रावस्ती के बारे में कोई अभिलेख नहीं मिले थे, मतलब कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। 104 देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख को स्वयं खलीफा का सहायक बनाया था? भैया अगर मैं बात करूं इसमें, तो बलबन जो था ना, बलबन अपने आप को खुद ही खलीफा बोलता था। बलबन जो है ना, वो खुद अपने आप को खलीफा बोलता था, और उसी ने क्या किया था, उसी ने जो गढ़ मुक्तेश्वर का मस्जिद है उस पर अपने आप को खलीफा का सहायक बताया था। ठीक, 105 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड स्किन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रेडिंग। तो लॉर्ड रेडिंग जो है यही एकमात्र यहूदी वायसराय थे। लॉर्ड रेडिंग जो है यही एकमात्र यहूदी वायसराय थे। इनके बारे में थोड़ा सा जाने कि यहाँ पर वायसराय कब से कब तक थे। तो ये जो है यहाँ 1921 से लेकर के 24 तक थे। ठीक है, 1921 से लेकर के 24 तक थे। इसके पहले ये क्या करते थे भाई, ये थे कौन जो इनको वायसराय बनाया गया? तो मैं बता दूं आपको, 1913 से लेकर के 21 तक ये चीफ जस्टिस थे इंग्लैंड के। जो है ये कौन थे? चीफ जस्टिस थे, याद रखना, इंग्लैंड के चीफ जस्टिस। ऐसे नहीं है कि किसी को ऐरे गैरे को बना देंगे। तो ये जो है इंग्लैंड के 1913 से लेकर के 21 के बीच चीफ जस्टिस थे, और 1921 से लेकर के 24 तक लॉर्ड रेडिंग जो है वो भारत के यहूदी वायसराय थे। ठीक, 106 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष था? सबको पता होना चाहिए, बी आर अम्बेडकर। ठीक, इनके साथ हालांकि बहुत सारे सदस्य भी थे, बट उसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। 107 देखते हैं। हिनायान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित, हिनायान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है। हिनायान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है पीतलखोरा में, जुन्नार में, काले में, बेरसा में। तो ये आपका ऑप्शन 3 क्या है? काले में। काले कहाँ है भाई? काले जो है वो लोनावला जानते होंगे, लोनावला कहां पर है? महाराष्ट्र में। लोनावला महाराष्ट्र में, ठीक है, लोनावला जो है महाराष्ट्र में है। ठीक, और वहां पर काले में। रोलेट एक्ट किस वायसराय
के काल में पारित हुआ था। रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? अब देखो, रोलेट एक्ट जानने के लिए कब हुआ था रोलेट एक्ट? 1919 में। 1919 में। तो लॉर्ड हार्डिंग या चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड मिंटो? तो उस समय जो रोलेट एक्ट के वायसराय थे वो कौन थे? चेम्सफोर्ड थे, क्योंकि चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल था ये 1960 से 1921 तक था। 1916 से लेकर के 21 तक था। और इसके बाद में फिर जो है, इसके बाद में 21 के बाद में क्या है कि ये लॉर्ड रीडिंग आ गए थे, ठीक है। इसके बाद में लॉर्ड रीडिंग आ गए थे। तो 1916 से लेकर के 21 का जो कार्यकाल था वहां के वायसराय जो है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और 1919 में रोलेट एक्ट आया था। तो ये 1919 में उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड उसके वायसराय थे भारत के। निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था कब? 4 जुलाई 1947, 10 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, 14 अगस्त 1947। इन चारों में हमें बताना है कि किस डेट को जो है 1947 प्रभावी हुआ था भारत स्वतंत्र अधिनियम। 18 जुलाई को हुआ था, ठीक है। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी हुआ था। आखिर इस दिन हुआ क्या था? अगर इसकी बात करें कि इस दिन हुआ क्या था, तो भैया इसी दिन जो है, तो इसी दिन भारत और पाकिस्तान का जो मसला है ना, भारत और पाकिस्तान का मसला जो है वो 15 अगस्त 1947 को डिसाइड किया गया था कि भारत और पाकिस्तान को क्या किया जाएगा? अलग किया जाएगा, पार्टीशन किया जाएगा। किस डेट को? 19 अगस्त, तो मतलब 15 अगस्त 1947 को। ये कब किया गया था? 18 जुलाई 1947 को ही डिसाइड कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रिंग टाइगर पुस्तक जीवनी, स्प्रिंगिंग टाइगर किसके नाम पर है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, श्याम प्रसाद बिस्मिल? तो स्प्रिंगिंग टाइगर जो है वो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है, ठीक है। स्प्रिंगिंग टाइगर जो लिखी गई थी वो सुभाष चंद्र बोस के जीवनी पर लिखी गई थी, ठीक है भाई। इसको प्रिंट कब किया गया था? अगर इसकी मैं बात करूं तो 1922 में प्रिंट हुआ था। कब हुआ था? 1952 में, ठीक है। 1952 में। कौन करवाया था? एक कर्नल हुइटो थे, ठीक है। एक कर्नल हुइटो थे, हुइटो, ठीक है। इन्होंने ही करवाया था, इन्होंने ही इसका प्रकाशन करवाया था स्प्रिंगिंग टाइगर्स का 1952 में, जो सुभाष चंद्र बोस के जीवनी पर लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं 111। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? रामगढ़ अधिवेशन 1940, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1923 जो अस्वीकार किया था वो लखनऊ में किया था। जो लखनऊ अधिवेशन से उसमें किया था। और उस समय ध्यान दो, उस समय अध्यक्ष कौन था उसका? उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने ही भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्या किया था? अस्वीकार किया था, ठीक। और किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन 1936 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय कहां पर स्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, मथुरा में, वाराणसी में? तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर डी क्या है? वाराणसी। वाराणसी में जो है भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। वाराणसी में जो है भारत कला भवन अवस्थित है। अब इसका थोड़ा सा बात कर लें कि ये कब बनाया गया था भाई, कब इसको भारत संग्रहालय कब किया गया था? तो ये जो है याद रख लो 1920 में। कब? 1920 में। और किसने किया था भैया? एक नाम था राय कृष्णदास, ठीक है। राय कृष्णदास जी ने क्या किया था? इन्होंने ही भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित किया था। कहां पर? वाराणसी में। और कब किया था? 1920 में, ठीक। तो कुछ इस तरह से इसका आंसर था।